तो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब बल के। सबसे पहला जो पॉइंट है, कूलम्ब फोर्स जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है बेटा। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। अब इसको समझने के दो तरीके, लाइक चार्जेस है मतलब सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेश है तो आकर्षण होगा। प्लस माइनस इट मींस अट्रैक्शन, माइनस माइनस या प्लस प्लस तो रिपल्सन प्रतिकर्षण। या मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, सपोज Q1 मल्टीप्लाई Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इट मींस इसकी वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव में आई। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा प्रतिकर्षण। सपोज Q1 मल्टीप्लाई Q2 इज लेस देन जीरो देन इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, इट मींस आकर्षण। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कूलम्ब बल जो है एक वास्तविक बल है बेटा, रियल फोर्स है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, वास्तविक बल है बेटा। नेचुरल के जो फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें से एक इसका भी नाम आता है, ये भी उसका एक पार्ट अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। अब यहां पर एक चीज दिमाग में बैठा लेना बेटा, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर है बेटा, जो भी सदिश भौतिक राशियां होती है वो सभी भौतिक राशियां जो होती है बेटा अध्यारोपण के नियमों की पालना करती है, अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है उसमें लागू होता है। चाहे आप 11th क्लास की ग्रेविटेशन में चैप्टर में चले जाओ या वेव में चले जाओ या फिर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें या मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें, जहां पर भी आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लोगे तो वहां पर किसी एक बॉडी पे जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। क्या होता है वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट बात करें, कूलम्ब बल जो होता है व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सेंट्रल फोर्स भी होता है। तो यह एक चीज मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल को जो मिलाने वाली एक्सिस होती है, मिलाने वाली एक्सिस होती है उस लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग लगता है, उस अक्ष के अनुदिश लगता है। या तो टूवर्ड्स लगेंगे या अवे लगेंगे, टूवर्ड्स लगेंगे या फिर अवे लगेंगे। तो ये केंद्रीय बल है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। और अगर बात करें, ये एक संरक्षी बल क्षेत्र है, संरक्षी बल क्षेत्र है। जो कूलम्ब बल है, कूलम्ब या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब होता है ऐसा फोर्स फील्ड जिसके अंदर वर्क डन इज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, किया गया कार्य जो होता है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब मैं बता दूं ग्रेविटेशन जो होता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों टाइप के फील्ड मिलते हैं, वो अपन उस समय डिस्कस करेंगे। तो ये एक संरक्षी बल क्षेत्र है। कूलम्ब बल जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है बेटा। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि सर कैसे। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम में आप लोगों ने पढ़ा है, जब भी कोई बॉडी किसी के ऊपर एक्शन करती है तो उसके समान परिमाण और विपरीत दिशा में उसकी रिएक्शन भी होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं पर उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। जैसे यहां अगर देखा जाए, सपोज ये Q1 है और ये Q2 है और मैंने मान लिया कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, इट मींस लाइक चार्जेस हैं, तो उस केस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो F12 की बात करें या F21 की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। यहां इस फोर्स को देखकर मुझे याद आया, बच्चों के दिमाग में आता है बेटा कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसके बीच में कौन सा फोर्स होता है। सोचो बेटा, 15 सेकंड देता हूं कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस केस में उन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओनली 15 सेकंड बेटा।
हाँ बेटा, तो आई थिंक तुम लोगों ने सोच लिया होगा कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन कौन सा फोर्स होगा। तो बेटा इसका रिजल्ट आई थिंक तुम कमेंट सेक्शन में दे दो, क्या भी बताऊं कि सर बता दूं? चलो बता देता हूं। तो मैक्सिमम बच्चों की जो थॉट जाती है बेटा वो ये जाती है कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उस केस में रिपल्सन फोर्स होता है। सर इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, फर्स्ट दिमाग में ही यही आता है, ऑपोजिट फोर्स इट मींस रिपल्सिव फोर्स। बेटा ध्यान से देखना, तुम लोग बोलोगे अभी, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों साइड एक पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर रिपेल करेगा इसको। बट जब इसकी बात करते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, ये प्लस इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों सिचुएशन को देखो कि यहाँ सर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन हो रहा है, यहाँ देखो सर क्या अट्रैक्शन हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन देखो बेटा, क्या सेम डायरेक्शन है क्या? यहां पर भी तो ऑपोजिट है, ये इस साइड में ये इस साइड में। तो बेटा अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दोनों ही सिचुएशन में फोर्स जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। तो यहां ध्यान रखना, जब टू वर्ड्स होते हैं एक दूसरे की ओर होते हैं तो उस केस में अट्रैक्शन, और अवे फ्रॉम टू अवे होते हैं तो उस केस में जो फोर्स आते हैं वो कैसे होते हैं? रिपल्सिव फोर्स होता है। छोटी बात है पर दिमाग में होनी चाहिए। तो ये इसके कूलाम बल की कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। अट्रैक्शन और रिपल्सिव रियल फोर्स होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है, केंद्रीय बल होता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, संरक्षी बल क्षेत्र मतलब किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो ये सिंपल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके सामने रख ली। अब यहां पर जो अपन डिस्कस करेंगे वो ये वाला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपने इसको सीख लिया तो कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। चलें आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए बेटा मैं कहना चाहता हूं बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस इसकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सर कैसे। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होती है वो ओनली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए है बेटा, केवल और केवल सदिश भौतिक राशियों के लिए। किसके लिए बेटा? सदिश भौतिक राशियों के लिए। तो यहां एक मैं बात कहता हूं आप लोगों को कि जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात आती है, ठीक है, क्या बात बता रहा था कैमरामैन? बताइए क्या बात बता रहा था? बच्चों तुम बताइए कैसा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा रहे थे। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लेकर एक एग्जांपल मेरे सामने आया जो जनरली बच्चे कहते हैं या बच्चों के परिवार वाले कहते हैं कि सर बच्चे को फ्रंट शीट पे बैठाओ, फ्रंट टेबल पे बैठाओ, सेकंड पे मत बैठाओ, थर्ड पे मत बैठाओ, फोर्थ पे मत बैठाओ, लास्ट में मत बैठाओ सर। ऐसा क्यों? या कई बच्चों को या कई पेरेंट्स को ये रहता है कि आप हमारे बच्चे को घर पे आके कैसे होम ट्यूटर लगाते हैं कि ये बच्चा बैठा है, ये टेबल है, सामने मास्टर जी बैठे हैं और मास्टर जी इसको टेबल बैच लेके उसको समझा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में कहते हैं कि बच्चे को जितना पढ़ाया जाता है बच्चे को पूरा अच्छे से समझ में आता है, एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट समझ में आता है। तो बच्चे का एक फ्रेंड आया, उसने कहा सर मैं भी पढ़ना चाहता हूं, तो सर ने कहा तू भी बैठ जा बेटा, तू भी बैठ जा। तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं 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 सर, 1 से 2 सर, मेरे बच्चे को कम समझ में आएगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब पहले टीचर अपना 100% देता था तो बच्चा 100% लेता था, अब 1 से 2 हो गए तो टीचर अपना 100% देगा तो इसको 50 मिलेगा? ऐसा होता है क्या? क्या पता होता हो कि नहीं सर, ऐसे करते करते 10 बच्चे बैठ जाए तो सबको 10% मिलेगा, और 100 बच्चे बैठ जाए तो 1%। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। टीचर अपना 100% दे रहा है और बच्चा अपना जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का 100% वो ले रहा है। टीचर अपना 100% दे रहा है, बच्चा अपना 100% ले रहा है। अब इसमें चाहे एक सिंगल बच्चा हो, चाहे इसमें 100 बच्चे हो, चाहे इसमें 200 स्टूडेंट्स हो, चाहे इसमें 500 स्टूडेंट्स हो। कि सर क्या बात कर रहे हो? तो दिक्कत कहां आती है? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो दिक्कत कहां आती है? बेटा दिक्कत कहां आती है मैं बताता हूं तुम लोगों को। जब सिंगल टीचर, एक टीचर, सामने एक बच्चा बैठा है, तो
इंटरेक्शन जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है, टीचर और स्टूडेंट सिंगल, इन दो के बीच में होता है, और किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। पर जब यही इसके पास में जब दूसरा बच्चा आके बैठ जाता है, पिछली रो में बैठ जाता है, तीसरी रो में बैठ जाता है, तो होता ये इंटरेक्शन इसके साथ होना चाहिए, टीचर के साथ में होना चाहिए, पर बच्चा क्या करता है, पास में बैठे बैठे रोहित रोहित पेन देना, या ए समझ में नहीं आया कॉपी देना। तो इट मींस इस सिचुएशन के अंदर जब क्लास के अंदर मोर देन 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट होते हैं और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसके ऊपर अगर बात किया जाए टोटल इंटरेक्शन की, तो टोटल इंटरेक्शन जो होगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा, इन सब का वेक्टर सम होगा। जब वेक्टर सम होता है तो जो 100% इंटरेक्शन इसके साथ में था वो अब जो होगा वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है जब भी आप किसी क्लास को अटेंड करते हैं तो उस समय अपना इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो केवल और केवल टीचर के साथ होना चाहिए, ना अड़ोसी से, ना पड़ोसी से, ना पीछे, ना आगे। तो जो 100% उनका देना और आपका 100% लेना दोनों ही क्लियर हो जाते हैं। पर जब आप इंटरेक्शन करते हो अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ में तो बेटा उसका इफेक्ट साफ दिखता है। तो अपन बात कर रहे थे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो सुपरपोजिशन में मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सदिश भौतिक राशि हो और सदिश भौतिक राशि, ओके बाय।